हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल का मतलब होता है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का मतलब होता है हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठीक है, जो हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। जिनमें से कुछ हमें नेचर में ही नेचुरली मिल जाते हैं, हमारी प्रकृति से हमें मिल जाते हैं, और कुछ मानव निर्मित होते हैं। एक्टिविटी 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपको क्या करना है, आप अपनी डेली लाइफ में जिन जिन चीजों का यूज करते हैं पहले उनकी तो लिस्ट बनाइए आप। उसके बाद उनको क्लासिफाई करना है कि क्या वो नेचुरल है या फिर वो मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। और नेचुरल का मतलब होता है जो नेचुरली होते हैं हमारी पृथ्वी धरती पर। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो क्या इस लिस्ट में क्या क्या थे? एयर भी था, वाटर भी था, सॉइल भी था, मिनरल्स भी थे। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, तो आप इनको कौन से ग्रुप में रखेंगे? जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं जो, ठीक है। एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब पूछो के दिमाग में एक सवाल आया, कैन वी यूज ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम हमेशा ही अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज कर पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए? हाँ। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या जो हवा है, पानी है और जो मिट्टी है वो मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पानी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो जो natural resources है, जो हमारे water है और जो हमारा air है, इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होते, अक्षय कह सकते हैं हम इनको, अक्षय नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. तो ये जो resources हैं ये क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि अनलिमिटेड है, ठीक है, और मानव क्रियाकलापों से ये खत्म नहीं होंगे। उसके बाद है exhaustible natural resources, ऐसे resources जो मानव क्रियाकलापों से खत्म हो जाते हैं। तो वो क्या क्या हैं? The amount of these resources in nature is limited, इनकी मात्रा जो है हमारे नेचर में लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और मानव क्रियाकलापों से ये खत्म हो सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, जैसे कि हमारे जंगल जो हैं, वाइल्ड लाइफ जो है हमारे जंगल के जो जानवर हैं, है ना, वन्य जीव जो है। मिनरल्स है हमारे, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा? दो कैटेगरी में। एक क्या है? इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म नहीं होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, और दूसरा है एग्जॉस्टिबल, जो खत्म हो सकते हैं या जो खत्म होंगे, ठीक है। एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे आपको, एक्टिविटी 5.2, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, आपको ग्रुप में करनी है, ठीक है, समूह बना के करनी है। टेक सम कंटेनर्स, कुछ आपको डब्बे लेने हैं, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज, आपको उसमें ये सब डालने, पॉपकॉर्न हो गए, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज वगैरह डाल लेनी है कंटेनर्स में। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, 7 ग्रुप बनाने हैं। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप, और फिर हर ग्रुप को 3 सब ग्रुप में भी बांटना है, 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट, और जिसमें कितने स्टूडेंट होंगे? 1, 2 और 4, ठीक है। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है, और उनको लेबल कैसे करना है? जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। These subgroups represent the consumer, और ये जो सब ग्रुप्स हैं वो क्या है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब जो उपयोग करते हैं, उपभोक्ता, ठीक है। एज पोल्यूशन इज ग्रोइंग, एज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो जैसे हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, तो
जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन है उसमें ज़्यादा नंबर होंगे कंज्यूमर्स के, ज़्यादा उपभोग करने वाले होंगे। पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। आपको क्या करना, हर ग्रुप के लिए एक कंटेनर भर के वो सब रख देना है। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। और जो कंज्यूमर्स है उनसे कहना है कि जो भी खाने का है इसमें उसको आप ले लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। और फिर सेकेंड जनरेशन के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी कहिए कि आप भी खाइए। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। फिर देखिए कि कितना बच गया है कंटेनर में। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर कुछ बच गया है तो जो थर्ड जनरेशन है उनसे कहिए कि आप ले लीजिए अब। Now finally observe whether all the consumer of the third generation got eatables or not। तो फिर देखिए कि क्या थर्ड जनरेशन के जो सभी कंज्यूमर थे उनको मिला या नहीं मिला, खाने की चीज मिली या नहीं मिली। Also observe if anything is still left in any of the container। तो ये भी देखिए कि क्या कंटेनर में कुछ रह भी गया है। Assume that the eatables in the container this represented the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। तो सोचिए कि जो कंटेनर्स है, मान लीजिए कि वैसे ही क्या है आपका जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो खत्म होने वाले हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस है, ठीक है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। तो हर ग्रुप का क्या हो सकता है, अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न, यानी कि अलग अलग तरह से या अलग अलग मात्रा में वो उपयोग कर सकती है उन सभी को। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या कोई ऐसी जनरेशन भी थी, फर्स्ट ऐसा ग्रुप भी था जिसकी जो फर्स्ट जनरेशन है बहुत ज्यादा लालची, यानी कि उन्होंने ज्यादा ज्यादा खा लिया था। इट मे बी दैट the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन हो कुछ ग्रुप की जो जिसको अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में चिंता हो और कुछ वो उनके लिए छोड़ दें। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एग्जॉस्टिबल यानी कि जो खत्म हो जाते हैं मानव क्रियाकलापों से, ठीक है, समाप्त हो जाते हैं जो। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो मानव क्रियाकलापों से समाप्त होते हैं, जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेज जो है। These were formed from the dead remains of living organism। और ये बने कैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव जो होते हैं उनके मरने के बाद, जो उनके मरने के बाद जब वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और फिर जो सालों तक जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये बनते हैं। तो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसलिए इनको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो सजीवों के जीवाश्म से जो भी बनता है ना उसको कहते हैं नेचुरल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा कोल, ठीक है, कोयला। यू मे हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट। आपने इसके बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। इट इज अ हार्ड एंड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये कैसा है, बिल्कुल पत्थर के जितना हार्ड होता है और काले रंग का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। और इसका यूज किसमें किया जाता है, खाना पकाने में। अर्लियर पहले इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो आपने भी देखा होगा पहले की जो मूवीज होती है उसमें जो ट्रेन होती है वो किससे चलती है, कोयले का जो इंजन होता है ना उससे, ठीक है, तो इंजन होता है कोयले से चलता है। तो पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, जो कोयला होता था उसका यूज होता था इंजन में, जो स्टीम होती है उसको प्रोड्यूस कराने में, इंजन में भाप प्रोड्यूस करने में, ताकि जो रेल है वो चले, जो ट्रेन है वो चले। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और कोल का यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह। तो कोल के बारे में हमने पढ़ा, कोल कैसा होता है, ये स्टोन की तरह हार्ड होता है और ये ब्लैक इन कलर होता है, यानी कि काले रंग का होता है। और इसका यूज किसमें किया जाता है, खाना पकाने में। और पहले किसमें किया जाता था, जो रेलवे इंजन होते हैं, यानी कि इंजन होते थे जो इंजन होते थे ट्रेन के, उसमें जो भाप के द्वारा चलते थे उसमें किया जाता था, ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो थर्मल पावर जो प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, अब देखो इतने सारे यूजेस हैं कोल के। पहली सोचती है कि आखिर ये कोल आता कहाँ से है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म, आखिर ये कोल आता कहाँ से है, बनता कैसे है। तो देखो अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, तो लगभग 300 बहुत सालों पहले क्या होता था, क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसमें क्या बहुत घने जंगल थे, ठीक है। वेटलैंड का मतलब होता है नम भूमि जो होती है वहां पर। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, तो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि बाढ़ आना, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना, तो बाढ़ आई तो क्या हुआ, ये जो जंगल थे वो जमीन के नीचे चले गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और फिर क्या ऊपर से मिट्टी चलेगी उसके, वो जो फॉरेस्ट के ऊपर, जंगल पेड़ पौधों के ऊपर, देवर कंप्रेस्ड, वो दब गए, ठीक है। जब टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जो तापमान था, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, जैसे जैसे नीचे दबते गए तापमान भी बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो अधिक दाब और अधिक ताप की उपस्थिति में, तो जब क्या हुआ, नीचे गए प्रेशर भी बढ़ा और जो टेम्परेचर था वो भी बढ़ा। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो जो डेड प्लांट्स है वो किस में बदल गए, कोल में बदल गए, कोयले में बदल गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, और जो कोल होता है उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, तो कार्बनाइजेशन क्या प्रोसेस है, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, सड़े जो मृत पेड़ पौधे होते हैं उनका धीरे धीरे किसमें बदलना, कोल में बदलना, क्या कहलाता है, कार्बनाइजेशन कहलाता है। और कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम दी रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो क्या ये किससे बना था, जो पेड़ पौधे हैं उनके जो फॉसिल, उनके जो जीवाश्म है उनसे बना था। कोल इज ऑल्सो कोल्ड एज फॉसिल फ्यूल, तो कोल को क्या भी कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2 में कोल माइन दिखाई गई, खान दिखाई गई, कोयले की खान, ठीक है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas, तो कोल को जब हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, कौन सी गैस छोड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। कोयले को जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोल तार एंड कोल गैस, तो कोल का यूज और क्या क्या बनाने के लिए किया जाता है, कोक बनाने में, कोल तार बनाने में और कोल गैस बनाने में किया जाता है। चलो अब पढ़ते हैं कोक के बारे में, ठीक है। इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, कैसा है ये, बहुत सख्त है और पोरस यानी कि छेद वाला है और काले रंग का कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन का एक शुद्ध रूप है कोक, ठीक है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और कोक का यूज किया जाता है स्टील बनाने में और बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनको उनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनको निकालने में, ठीक है, जो भुट्टियां होती हैं उनसे निकालने में किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम कोलतार के बारे में इट इज ब्लैक, ये कैसा है, ब्लैक कलर का है। दिस थिक लिक्विड, और लिक्विड है ये, बहुत मोटा मोटा सा लिक्विड है, ठीक है। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी बहुत गंदी सी स्मेल है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, और ये कितने पदार्थों का मिश्रण है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है कोलतार। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry, तो कोल तार से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका यूज किया जाता है बहुत सारे मटेरियल्स बनाने में, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, सिंथेटिक डाइज जो हो गया, हमारे ड्रग्स हैं और एक्सप्लोसिव्स हैं जो विस्फोटक होते हैं, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, रूफिंग मटेरियल जो छत निर्माण में काम आते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। Interestingly, naphthalene was used to repel moths and
अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल tar। जो नेफ्थलीन बॉल होती है ना, जो हम यूज करते हैं अपने कपड़ों को कीड़े वगैरह से बचाने के लिए, वो भी कहाँ से हमें मिलता है? कोल tar से, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल जो कपूर की गोलियां होती है उनको कहते हैं। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads, ठीक है। तो आजकल बिटुमिन का यूज किया जा रहा है, जो कि क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इज यूज टू प्लेस ऑफ कोल tar। किसकी जगह पे यूज किया जा रहा है? कोल tar की जगह पे यूज किया जा रहा है रोड वगैरह बनाने में। उसके बाद है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस कब बनती है? जब हम कोल से कोक बनाते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around in 1820। तो कोल गैस जो है वो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज किया जाता था। कहाँ पर? पहले कहाँ पर यूज किया गया था? लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 में। नाउ अ डेज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। और लेकिन आजकल किस में यूज हो रहा है इसका? ऊष्मा के सोर्स के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। हीट के सोर्स के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन पहले यूज किया जाता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो गलियों में जो लाइट लगाई जाती है उसमें यूज होता था इसका, कोल गैस का। उसके बाद है पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। तो जो हल्की ऑटो गाड़ियां होती है ना, हल्की हल्की गाड़ियां होती है ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि जो हमारा क्या हो गया, स्कूटर्स है, कार है, साइकिल्स है, मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें यूज होता है क्या? पेट्रोल यूज होता है उनमें। और हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो भारी भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं वो किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और जो पेट्रोल और डीजल हैं वो हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं ये। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? तो क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? चलिए जानते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो जो पेट्रोलियम है वो कैसे बने? जो सी मतलब समुद्र में जो जीव रहते हैं उनसे बने। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, तो जैसे ये जानवर मरे, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी जो बॉडी थी वो समुद्र के नीचे नीचे बैठ गई उनकी बॉडीज। फिर क्या हुआ? एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। फिर उनकी जो बॉडी थी वो किससे कवर हो गई? जो सैंड रेत की लेयर होती है उससे कवर हो गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, तो सालों बाद, अब्सेंस ऑफ एयर, तो सालों तक क्या हुआ? हवा भी नहीं पहुंची ना वहां तक। हाई टेम्परेचर भी ज्यादा था और हाई प्रेशर था, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे किसमें बदल गए? वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गए, ठीक है। तो जो सी ऑर्गेनिजम्स थे वो जब मरे तो क्या हुआ? उनकी बॉडी जो बॉटम ऑफ द सी है वहां जाके बैठ गई उनकी बॉडी। फिर क्या हुआ? उसके ऊपर किसकी लेयर बनी? सैंड की लेयर बन गई, रेत की लेयर बनी। तो सालों तक हवा की अनुपस्थिति और बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो किसमें बदल गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गए। Look at picture 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it? So recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो पेट्रोलियम है वो हमें मिलता है, और ये भी बताया गया कि जो ऑयल और गैस है वो वाटर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल और गैस होती है वो वाटर से हल्के होते हैं और हल्के जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। तो दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं जो था वो कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में है। और कब खोदा गया था? 1859 में। 8 years later, तो 8 साल बाद, इन 1867, ठीक है, ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकूम इन असम। तो कहाँ पर भी तेल निकाला गया था? माकूम में, जो कि कहाँ पर है? असम में। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम।
तो हमारे देश में ऑयल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? असम में, गुजरात में, मुंबई हाईवेज में और रिवर बेसिन्स में, जो नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गोदावरी और जो कृष्णा रिवर है उस नदी के किनारे, जो उसके तट है वहां पर ये मिलता है, डेल्टा वगैरह में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग का मतलब होता है उसको शुद्ध करना या उसका परिष्करण, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? डार्क, काला सा ऑयली लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लीजेंट अडोर। अडोर का मीन्स होता है स्मेल। तो इसकी स्मेल कैसी है? बहुत ही गंदी सी स्मेल है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया? पेट्रोलियम गैस हो गई, पेट्रोल है हमारा, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जो पैराफिन वैक्स होता है, ये सब का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके जो संघटक है, उसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रिफाइनिंग, ठीक है, परिष्करण कहलाता है वो। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है पेट्रोलियम रिफाइनरी। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1। तो टेबल 5.1 में हमें दिखाया गया है कि क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, पेट्रोलियम के। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, ठीक है, पेट्रोलियम के क्या क्या संघटक हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो पहला क्या था? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जो एलपीजी होती है हमारी, ठीक है। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, जो हमारे घरों में यूज होता है खाना पकाने में, एलपीजी होती है वो, ठीक है। तो घरों में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पेट्रोल मोटर फ्यूल है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो इसी जगह पे इसका यूज होता है। केरोसिन का कैसे यूज होता है? फ्यूल फॉर स्टोव्स में भी काम आता है ना फ्यूल की तरह, लैम्प्स में भी, एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे उनमें भी काम आता है। डीजल का कैसे यूज होता है? फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। मोटर व्हीकल, जो भारी भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनका जो फ्यूल होता है वो डीजल होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में काम आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलीन वगैरह बनाने में। विटामिन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग एक्सेट्रा में काम आता है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसके बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस प्राप्त किए जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। उनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। और इनका यूज किस में किया जाता है? डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स बनाने में, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड आर्टिकल्स या प्लास्टिक्स बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल गैस से जो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है उसका यूज किस में किया जाता है? फर्टिलाइजर्स, यूरिया बनाने में। टू ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के द्वारा। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस। और जो नेचुरल गैस है वो बहुत हाई प्रेशर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में कंप्रेस करके रखी जाती है, स्टोर कर सकते हैं हम इसको इस फॉर्म में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी जो सीएनजी होती है हमारी, वो भी क्या नेचुरल है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। आजकल किस में भी यूज हो रहा है? जो व्हीकल्स हैं गाड़ियों में, ईंधन के रूप में भी इसका यूज हो रहा है क्योंकि ये कम पोल्यूटिंग है, यानी कि इससे कम प्रदूषण होता है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ठीक है। ये शुद्ध क्या है? क्लीनर फ्यूल का मतलब शुद्ध ईंधन है।
The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied from pipes. तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसको पाइप्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है इसका. Such a network of pipeline exists in वडोदरा, गुजरात, some parts of Delhi and other places. तो ऐसा CNG का नेटवर्क कहाँ पर है? गुजरात में है, वडोदरा में और दिल्ली के कुछ भागों में ऐसा नेटवर्क है. Natural gas is also used as a starting material for a manufacture of a number of chemicals and fertilizer. तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो नेचुरल गैस है, जो पेट्रोलियम वगैरह है, उसका यूज फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में हम करते हैं. इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस. हमारे देश में जो नेचुरल गैस है उसके बड़े बड़े भंडार हैं. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा. तो कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. और जो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ पर हमें नेचुरल गैस के रिसोर्स वहाँ पर है हमारे देश में नेचुरल गैस. ठीक है. हाँ. Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organism? तो पूछो कह रहा है अच्छा जो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो तो डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से बन रहे हैं, तो क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? पहेली कह रही नो, नहीं. देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो. इनकी जो निर्माण होने की या इनकी बनने की जो प्रक्रिया बहुत धीमी धीमी होती है. एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. और इनके निर्माण की जो कंडीशंस होती है, जो परिस्थितियाँ होती है, वो लेबोरेटरी में नहीं हो सकती. यानी कि लेबोरेटरी में हम जो पेट्रोलियम है या फॉसिल फ्यूल जो भी है उनका निर्माण नहीं कर सकते. सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं. यू हैव स्टडीड इन बिगिनिंग of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest and mineral etc. तो हमने पढ़ा कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि मानव क्रियाकलापों से वो खत्म हो सकते हैं भविष्य में. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल. अब हमें पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल है. ठीक है. इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल. तो लाखों वर्ष लगते हैं, हजारों साल लगते हैं जो फ्यूल और डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्यूल बनने में. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स of these will last only a few hundred years. और दूसरी ओर जो भी हमारे पास अभी रिजर्व हैं वो कुछ सालों तक ही रहेंगे. मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और तो जब ये फ्यूल वगैरह जलते हैं तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन बढ़ता है. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. इसको हम ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो वैश्विक उष्णन है, उससे भी लिंक कर सकते हैं, उससे भी जोड़ सकते हैं. पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही. इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो इसलिए हमें इन फ्यूल्स का यूज तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है इन फ्यूल्स की. दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट. जिससे क्या होगा? हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ होगा. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का भी कम खतरा होगा. एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जिससे वो लंबे समय तक हम इनको चला सकते हैं, हमारे लिए उपलब्ध हो सकती है. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोलियम डीजल वाइल ड्राइविंग. तो इंडिया में एक एसोसिएशन है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. उसने जो हमारे देश के लोग हैं एडवाइस किया कि कैसे हम जो पेट्रोल और डीजल है उनको बचा सकते हैं. ठीक है. तो कैसे बचा सकते हैं? ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड फॉर एज फार एज पॉसिबल. तो जहाँ तक संभव हो धीमी चाल से या एक समान चाल से हम गाड़ी को चलाएं. ठीक है. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. तो जहाँ पर आपको रुकना है या ट्रैफिक लाइट्स में जहाँ ट्रैफिक बहुत हो रहा है आपको रुकना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. और अपने टायर्स का जो प्रेशर होता है उसको भी हमेशा चेक करते रहिए कि क्या सही प्रेशर है. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. और अपनी व्हीकल की जो आपकी गाड़ी है उसका अच्छे से रख रखाव कीजिए. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल. तो जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस जो है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है. जीवाश्म ईंधन कैसे ईंधन होते हैं? जो जो जानवरों के मृत शरीर जो होते हैं वो लाखों साल या बहुत सारे साल लेते हैं
किसमें चेंज होने में? जीवाश्म ईंधन चेंज होने में। जब वो जमीन के नीचे दब जाते हैं तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वो किस में बदल जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने? जो मृत जीव थे उनके जो जीवाश्म हैं या उनके जो अवशेष हैं उनके हजारों लाखों साल जमीन में दब के वो बने। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म होने वाले। तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं? एग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाले रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम इनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हम अगर इनका करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास ये फ्यूल्स अवेलेबल नहीं होंगे। कोक, कोल tar एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? कोक हो गया, कोल tar है और कोल गैस है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। तो जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है? उससे पेट्रोलियम गैस मिलती है और पेट्रोल मिलता है, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जो कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, यानी कि वो खत्म हो सकते हैं। वी शुड यूज देम जुडिशियली, यानी कि हमें न्यायिक रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि हम उसका ऐसे यूज करें ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो मिल जाए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।